इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा से संबंधित एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। रसायन के अंदर जब भी कोई अभिक्रिया होती है या रसायन के अंदर जब भी यौगिक का अध्ययन करते हैं तो उनके अणु परमाणु के मध्य जो व्यवस्था होती है, अभिक्रिया के जो नियम होते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। रासायनिक संयोजन के नियम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम और चौथा जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक का जो है द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। मतलब द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर जो है होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि प्रयोग के द्वारा जो है होती है। तो आइए हम एक प्रयोग के माध्यम से जानते हैं। हम जो है एक एच आकार की जो है बंद नली जो है लेते हैं। एच आकार की बंद जैसा चित्र में जो है बना हुआ है, उसमें दो अभिकारक जो है अलग अलग, इसमें और इसमें दो अभिकारक अलग अलग जो है ले लेते हैं। एक में जो है सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl का विलयन जो है लेते हैं और दूसरी में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन AgNO3 का विलयन लेते हैं। उसके बाद ये पात्र है जो नली है उसको जो है बंद कर दिया जाता है। बंद करने के पश्चात इसका जो है द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। द्रव्यमान ज्ञात करने के पश्चात हम जो है नली को उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद जो है जो सोडियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट आपस में मिलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में क्रिया करते हैं तो सिल्वर जो है क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप जो है प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे NaCl, इसको जो है AgNO3 से जो है अभिक्रिया करा दिए। अभिक्रिया कराने के बाद जो है सिल्वर क्लोराइड का AgCl का एक सफ़ेद अवक्षेप जो है प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ में NaNO3 प्राप्त होता है। अब इस उपकरण को अभिक्रिया कराने के पश्चात इस उपकरण को क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको जो है द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि इन दोनों को जो अभिक्रिया कराने के पश्चात जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया कराने के पश्चात भी उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक का द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इससे जो है इस नियम की जो है पुष्टि होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। या फिर दूसरा लिख सकते हैं, सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा नियम है
निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को हम इस टाइप का समझ सकते हैं कि पानी का जो है हम जो है नमूने जो है 2-3 जगह से इकट्ठा करते हैं। जैसे कुएं से हो गया, नल से हो गया, तालाब से और नदी से पानी का जो है नमूने इकट्ठा करते हैं। और उस नमूने को जो है जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हमेशा कैसा दिखाई देता है, 2:1 में। मतलब H2O पानी का जो सूत्र होता है, हम कहीं से भी पानी इकट्ठा करें, चाहे नल से हो गया, चाहे कुआं से हो गया, चाहे तालाब से या नदी से, तो उसमें जो है 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 हाइड्रोजन परमाणु जो है उपस्थित होते हैं, तभी जो है पानी या फिर जल बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणु के हिसाब से हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बनाता है, जल का जो है एक अणु का जो है निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि पानी को कहीं से भी लिया जाए, उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है परमाणु के हिसाब से वह हमेशा 2:1 जो है 1 के अंदर में रहता है। परमाणु के हिसाब से लेंगे तो 2:1 के रहे। अगर जो है अणु के हिसाब से देखें, अणु द्रव्यमान के हिसाब से देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन के एक परमाणु को द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 परमाणु है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 2:16। अगर इसको सरल करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1 जो है 8 प्राप्त होगा। मतलब पानी का जो विभिन्न नमूने हैं उसको कहीं से भी हम लेंगे तो उसमें परमाणु के हिसाब से 2:1 और द्रव्यमान के हिसाब से 1 जो है 8 प्राप्त होता है। तो इसे जो है इस टाइप का समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी जो है रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी भी यौगिक में इनके तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। पानी को चाहे किसी भी विधि से हम बनाएंगे तो उसमें जो है हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का 1 अणु बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन का जो है 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु जब हो जाएगा तो पानी नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। जैसे ही जो है परमाणु की संख्या बदलती है तो यह जो है यौगिक का जो है दूसरा जो है यौगिक बन जाता है। दूसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 2 परमाणु हम लेते हैं, पहला हो गया ए ले लेते हैं और दूसरा बी। ए में जो है हाइड्रोजन और बी में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पहले क्या बनाते हैं, पानी एक बनाते हैं H2O, और दूसरा जो है H2O2 हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड। जब इसमें हम द्रव्यमान का जो है अनुपात निकालते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो 2:, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, 2:16 आ गया। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो द्रव्यमान कितना होगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 16 दूनी 32। जब हम ए को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, ए का द्रव्यमान हम स्थिर रखते हैं तो जो बी का द्रव्यमान होता है वह एक जो है सरल जो है पूर्णांक में प्राप्त होता है। जैसे हम ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान को स्थिर, ये 2 है और ये भी क्या है,
2 है। तो जब हम ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो एक सरल पूर्णांक में जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे 16:32, जब 16 दूनी 32 तो 1 जो है 2 प्राप्त होगा, जो एक जो है सरल जो है पूर्णांक में जो है प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होगा? एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। A तथा B दोनों संयोजित होंगे तो A से एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O बन गया और दूसरा H2O2, यह हो गया पानी और यह हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B के भाग जो A के निश्चित भाग से संयोजित होते हैं पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो जो B का जो है A के निश्चित भाग, A का क्या है? निश्चित भाग, जो B के जो है भाग से संयोजित होते हैं तो B का भाग जो है सरल पूर्णांक में जो है प्राप्त होता है। मतलब जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B के भाग जो A के निश्चित भागों से संयोजित होते हैं पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और समझ सकते हैं। जैसे हम A और B दो हो गया तत्व लेते हैं। A में जो है कार्बन ले लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? CO बनाता है। पहला तत्व क्या बनाएगा? CO। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखेंगे तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसमें देखेंगे दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया? 12 हो गया अनुपात। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 दूनी 32। तो इसमें भी क्या हो जाता है? जब दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोजित होंगे तो दो से अधिक जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। जो B का जो भार होता है, ये B का भार A के जो निश्चित भार से संयोजित करते हैं तो एक सरल पूर्णांक में प्राप्त होता है। तो 16:32 जब इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। एक अनुपात जो है 2 के रूप में एक पूर्णांक के रूप में जो है प्राप्त होता है। इसी को जो है पूर्णित अनुपात का नियम जो है कहा जाता है। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से A और B दो पदार्थ है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है और एक तीसरे पदार्थ C से क्रिया करता है। तो इसमें A और B को हम ले लेते हैं, एक को हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा पदार्थ है कार्बन। इन दोनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, जो C के द्रव्यमान से क्रिया करता है। हाइड्रोजन जो है कार्बन से क्रिया करेगा तो CH4 बनाएगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CO2 बनाता है। अब हम CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालेंगे तो 12 अनुपात कितना आएगा? 4 आता है। इसमें CH4 में। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो 12 अनुपात 16 दूनी 32 जो है प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का भार क्या है? अलग अलग है। तीसरा जो पदार्थ है कार्बन, उसका जो भार अलग अलग मतलब समान है। कार्बन का भार क्या है? समान है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार जो है अलग अलग है। तो इन दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार का जब अनुपात निकालेंगे, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा 4:32 या फिर 1 जो है 8 प्राप्त होता है। 1 कितना हुआ 8 प्राप्त हुआ। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनाता है H2O बनाता है। जब हम H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार इजाद करेंगे तो कितना आएगा 2 हाइड्रोजन है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन कितना है 1 तो 16 हो जाएगा। इसका सरल अनुपात में कितना आ जाएगा 1:8 प्राप्त होता है। इन दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस समीकरण के अनुसार इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार रासायनिक रूप से अलग अलग रासायनिक रूप से क्या है अलग अलग है तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया करते हैं। जो तीसरा पदार्थ कार्बन है उसके समरूप भार से क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल जो है गुणित होते हैं। क्या हो जाएगा इनके सरल गुणित मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है अनुपात निकालेंगे तो एक सरल गुणन में जो है प्राप्त होता है। ये हो गया पहला। दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन कॉपर से क्रिया करता है ना। तो क्या बनाएगा CuS बनता है और ये CuO बनता है। CuS में जब कॉपर और सल्फर का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा 63.5 अनुपात 32 प्राप्त होता है। CuO में कॉपर ऑक्सीजन का भार निकालेंगे तो 63.5 अनुपात 16 प्राप्त होता है। अच्छा कितना है अगर इन दोनों का सल्फर और ऑक्सीजन का जो भार निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा 32:16 या फिर 2:1 प्राप्त होता है। 16 दूनी 32 प्राप्त होता है। अब सल्फर और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाता है SO2 बनाता है। SO2 सल्फर SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात जब निकाला जाएगा तो क्या होगा सल्फर का हो जाता है 32 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन मतलब 32 हो जाएगा। बस 32 से कम 32 1:1 प्राप्त होता है। तो इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार रासायनिक रूप से जो तीसरे पदार्थ हैं उसके समरूप भार से क्रिया करते हैं। वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। तो इसमें कितना आया 2:1 आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2/1 आता है, मतलब 2:1 आता है। इसी को क्या बोला जाता है सरल गुणित में जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने जो है रासायनिक संयोजन के चारों नियम का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।